Welcome all the viewers to this lecture series। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। विगत कई दिनों से बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि आपका वीडियो अभी नहीं आ रहा है, अगला लेक्चर कब आवेगा। बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी हालचाल पूछा है। डिले होने से ऐसा तो नहीं कि अस्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। मैं उन सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं जो मेरे लिए इतना ख्याल रखते हैं। और जब भी मैं समय निकाल पाता हूं तो आप लोगों से ज़रूर मुखातिब होता हूं। चूँकि कार्य में व्यस्तता है और इधर शादी का फेस्टिव सीजन चल रहा है, बहुत जगह आना जाना, निमंत्रण वगैरह जाना पड़ता है, सोशल ऑब्लिगेशंस रहता है, इसलिए उसमें भी व्यस्तता हो जाती है। इन कई कारणों से आप लोगों से मुखातिब नहीं हो सका। आज हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आज भी काफ़ी विलम्ब हो रहा है, कुछ सवालों का जो हम जल्दी में जवाब दे सकते हैं आपके सामने रखें ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं। ये एक स्टूडेंट हैं लॉ के, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट मुजफ्फरपुर के रविरंजन कुमार। इन्होंने एक प्रश्न किया है कि एफिडेविट, शपथ पत्र एवं हलफनामा से तीनों एक ही होता है या इन तीनों में कुछ अंतर भी है, प्लीज स्पष्ट कर दीजिए सर। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आपकी जिज्ञासा सही है और ऐसे क्या अंतर है ये जानना आपके वकील के नाते या स्टूडेंट के नाते जरूरी है। तो हम एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं। ओथ का मतलब सीधा हिंदी में होता है शपथ, उसको उर्दू में बोलते हैं हलफ, है ना, और ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कसम। जैसे इसको अंग्रेजी में दूसरी भाषा में तो स्वेरिंग इन दी नेम ऑफ गॉड, स्वेयर करना, मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेयर, ये स्वेयर उसका वर्ड है, SWER, सब एक ही चीज़ है। लेकिन अगर कोई लिखित शपथ पत्र है, कोई लिखित शपथ पत्र है तो उसको एफिडेविट बोलते हैं। तो एफिडेविट क्या है कि वो भी स्टेटमेंट ऑन ओथ ही है, लेकिन वो लिखित है, तब उसको उसका स्वरूप बदल जाता है। इट इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट ऑन ओथ। तो उस एफिडेविट का हिंदी, ओथ का जैसे हिंदी हुआ शपथ और उर्दू में हलफ, तो उसी से एफिडेविट का हिंदी हुआ शपथ पत्र और उर्दू में उसको बोलेंगे तो हलफनामा। अगर ओथ का माने हलफ समझते हैं तो हलफनामा, हलफनामा का मतलब ऐसा कागज जिस पर हलफ लिखा हुआ है। एफिडेविट का मतलब ऐसा कागज जिस पर शपथ लिखा हुआ है, तो उसी को शपथ पत्र हिंदी में बोलते हैं। ओथ को दूसरा वर्ड और भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन और ओथ ऐसे दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन कुछ बारीक अंतर भी है कानूनी दृष्टिकोण से। जब भी ओथ होता है यानी शपथ होता है तो जो भगवान को मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, गॉड को मानने वाले जो लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, धर्मभीरू लोग हैं, वो भगवान की शपथ लेते हैं। तो जो भी ये स्टेटमेंट होता है, स्वेरिंग होता है, भगवान के नाम पर होता है, वो जनरली शपथ बोलते हैं, या उसको रिटर्न में अगर आया तो एफिडेविट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान को मानने वाले नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, इसको नास्तिक भी कह सकते हैं या थियोसॉफिस्ट कहते हैं, वैसे लोग जो ओथ लेते हैं उसको अफर्मेशन बोलते हैं। वो मान लीजिए कोई आदमी है जो भगवान को नहीं मानता है, कोई किताब को मानता है, मैं गीता को साक्षी मानकर, मैं इस पृथ्वी को साक्षी मानकर, मैं किसी को भी साक्षी मानकर, या अपने पिता के नाम पर या अपने देश के नाम पर किसी के नाम पर शपथ लेता है, एफर्मेशन उसको बोलते हैं। तो उसका सीधा हिंदी हुआ प्रतिज्ञान या अभिवचन या अभिपुष्टि, और उसी को सोलेम अफर्मेशन भी बोलते हैं। अगर सत्य निष्ठा के साथ कोई प्रतिज्ञान करता है या शपथ लेता है, तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे जब ओथ सेरेमनी होता है तो MLA MP सबका TV न्यूज़ पर देखे होंगे, तो वो लोग कहता है शपथ निष्ठा के साथ प्रतिज्ञान करता हूँ, ऐसा आप हिंदी में शपथ लेते हुए सुने होंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न। उसका सीधा उत्तर ये हुआ कि एफिडेविट तब कहेंगे, एफिडेविट शपथ पत्र तब कहलाएगा जबकि जो शपथ है किसी पत्र पर यानी कि पेपर पर लिखा हुआ है, तभी वो हलफनामा ही कहलाएगा। तो आपका एफिडेविट अंग्रेजी में, हिंदी में शपथ पत्र, हलफनामा एक ही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है।
अब रहा कि शपथ का प्रावधान कहाँ है और शपथ की क्यों आवश्यकता पड़ती है। चूंकि आप लॉ के विद्यार्थी हैं तो आपको बता देते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो सीपीसी जो प्रोसीजर का किताब है, सिविल प्रोसीजर कोड, जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता कहलाता है, उसमें सेक्शन 139 धारा 139 में शपथ का प्रावधान है। तो शपथ का प्रावधान उसमें ये कहा है कि कौन आदमी को शपथ दिलाने का अधिकार है, तो कौन आदमी शपथ दिला सकता है। तो उसमें आया है 139 सीपीसी में लिखा हुआ है कि कोर्ट मैटर में होगा, जैसे कि कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो या मजिस्ट्रेट हो, तो उसको शपथ दिलाने का अधिकार है। दूसरा है कि नोटरी बहाल होता है नोटरीज एक्ट के अंतर्गत, सब लोग नोटरी जानते हैं, तो नोटरी को भी शपथ दिलाने का अधिकार है। उसी तरह से कोई ऐसा ऑफिसर है जिसको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है, वो हाई कोर्ट उसको शपथ का लेने का अधिकार देता है, तो उसको भी शपथ लेने का अधिकार। जैसे हाई कोर्ट में बहुत सारे वकील लोग हैं जिनको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है, तो हाई कोर्ट जो अपॉइंट करता है उसको नोटरी नहीं बोलते हैं, क्योंकि काम वही नोटरी का ही करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लोग वकील को नोटरी बोलते हैं, लेकिन वो वकील लोग जो होते हैं ओथ कमिश्नर होते हैं। और हाई कोर्ट है जो अपने हेड क्लर्क को भी ओथ कमिश्नर के रूप में ऑथराइज करता है, या हाई कोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट जज को ऑथराइज कर देता है, या सरकार डिस्ट्रिक्ट जज को ऑथराइज कर देता है कि डिस्ट्रिक्ट जज अपने अधीनस्थ कोई ऑफिसर को या हेड क्लर्क को ओथ कमिश्नर का पावर दे सकते हैं। इसलिए देखते होंगे सिविल कोर्ट में जो हेड क्लर्क होता है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, उसको सिस्तार बोलते हैं, सिस्तार को भी ओथ दिलाने का अधिकार है, यानी कि सिस्तार ओथ कमिश्नर कहलाता है। और ये जो बहाली होता है ओथ कमिश्नर का, वो ओथ इंडियन ओथ एक्ट के अंतर्गत है, जिसमें कि वो सब प्रावधान दिया हुआ है। सरकार को भी अधिकार है किसी को अपॉइंट करने का, और हाई कोर्ट को भी अधिकार है खुद अपॉइंट करे या डिस्ट्रिक्ट जज को। तो उसके लिए एक प्रावधान है इंडियन ओथ एक्ट। नोटरी एक्ट अलग हो गया, सीपीसी में है ही प्रावधान। और जो सीपीसी में प्रावधान है उसी तरह का सीआरपीसी में भी, पुराना सीआरपीसी जो है 1973 का, उस सीआरपीसी के सेक्शन 297 में भी उस सेम तरह का प्रावधान है कि कोर्ट और मजिस्ट्रेट या नोटरी या ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट को ओथ दिलाने का पावर है। अब ओथ कई तरह का होता है, कई मुल्कों में कई तरह का होता है। जैसे अमेरिका में कोई सिटीजनशिप लेता है तो उस सिटीजनशिप को लेने के बाद उस सिटीजन को भी एक ओथ देना पड़ता है, और उसको ओथ इस बात का होता है कि हम अमेरिका के हित की बात करेंगे, उसके हित की बात नहीं करेंगे, ऐसा उसको लेते हैं। और दूसरा होता है एक ओथ होता है जो सरकारी कर्मचारी लोग लेता है और पदाधिकारी लोग लेता है, या पॉलिटिकल लीडर्स लोग भी लेते हैं जो जवाबदेही के पद पर आते हैं। उसका ऑफिशियल ओथ एक्ट एक कहलाता है, जिसमें कि ऑफिशियल सेक्रेसी को मेंटेन करना रहता है, उस बात का ओथ होता है। और जनरली एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जो लोकसभा के स्पीकर वगैरह होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो लोग भी ओथ लेते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी ओथ लेते हैं। तो ये जो होता है ओथ ऑफ ऑफिस, जो पद ग्रहण करने जा रहे हैं वो पद की गोपनीयता बरकरार रखेंगे, उसकी मर्यादा बरकरार रखेंगे, इस बात का ओथ होता है। और दूसरा ओथ होता है, हम लोग के यहाँ भी रिवाज है, हिंदू वैदिक वैवाहिक सिस्टम में जो वैदिक रीति से आर्य समाजी रीति से जो विवाह होता है, उसमें जो 7 वचन दिया जाता है, एक तरह का वो ओथ है। पति पत्नी दोनों मिल करके वो लेता है अग्नि को साक्षी मान के। तो वो जीवन संगनी बनने का, जीवन साथी बनने का, और एक दूसरे के साथ देने का, और एक दूसरे के विश्वास पात्र बने रहने से संबंधित हो। उसी तरह से क्रिश्चियन लोग भी मैरिज के लिए एक अलग ओथ लेता है, ओथ ऑफ उसको फेथ बोलते हैं, कि एक दूसरे के लिए हम फेथफुल रहेंगे। तो कई जगहों पर ओथ की परिपाटी है और ओथ लिया जाता है और शपथ लिया जाता है। दूसरा, आम जो जनरल शपथ आप देखते हैं हर कोर्ट में, जब कोई गवाही देने जाता है तो पहले उसका शपथ लिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं शपथ पर बयान। उसी तरह से कोई मुद्दाई कोई क्रिमिनल केस करता है तो उसका सबसे पहले सेक्शन 200 सीआरपीसी जो पुराना है, उसमें उसका स्टेटमेंट ऑन ओथ होता है, उसको बोलते हैं SA सोलेम एफर्मेशन। वो स्टेटमेंट ऑन ओथ है, वो सोलेम अफर्मेशन कहलाता है। तो ये सब मिला जुला करके जो आपका
जो प्रश्न है वो बहुत छोटा और सटीक है, लेकिन उसका विस्तार से हमने जवाब इसलिए दिया ताकि संबंधित जो प्रावधान है उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सब एक ही चीज़ है, शपथ पत्र हो या हलफनामा हुआ या एफिडेविट हुआ, वो भाषा अलग अलग है। एक एफिडेविट अंग्रेजी में है, शपथ पत्र हिंदी में है, हलफनामा उर्दू में है। और ओथ और एफिडेविट में कोई खास अंतर नहीं है। अगर बारीकी से अंतर जाएंगे तो ओथ हमेशा भगवान के नाम में लिया जाता है। आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, सही हो गया ओथ, मैं ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूँ या ईश्वर की शपथ लेता हूँ, और उसके बाद जो बयान करता हूँ वो शपथ पर बयान हुआ। और अगर कोई ईश्वर को साक्षी नहीं मानता है और उसके बदले में दूसरे कोई किताब को या और कुछ चीज़ को साक्षी मान करके अगर ओथ लेता है तो वो एफर्मेशन कहलाता है। ये दोनों का बारीकी डिफरेंस है, वो जिसको कहते हैं टेक्निकल डिफरेंस है। ये समझ गया, आपका प्रश्न का हल मिल गया। अब दूसरा प्रश्न है, ये लिखते हैं अमित कुमार, शिक्षक, समस्तीपुर बिहार से। श्रीमान इस नोटिस के बारे में मार्गदर्शन दें। उन्होंने एक नोटिस भेजा है, उसका फोटोकॉपी दिया है और उसके बारे में वो मार्गदर्शन मांगते हैं। और दूसरा उन्होंने लिखा है, सर को सादर प्रणाम। सर, पटना हाई कोर्ट केस नंबर 15 सन 1978 का एक केस है, उसका नकल निकालना है, का क्या प्रोसीजर होता है सर, और क्या नकल वहाँ मिल जाएगा? तो देखिए, आप अमित कुमार जी जो आप नोटिस भेजे हैं, ये नोटिस जो है आपका दाखिल खारिज मुकदमा दरभंगा का है, मुकदमा नंबर 851 सन 1918 का है। बहुत पुराना नोटिस है, उसके ऊपर में ही लिखा हुआ है। तो उससे अभी इतना पुराना नोटिस से आप क्या जानना चाहते हैं और इसके बारे में आपको क्या मार्गदर्शन दे? ये सब वेग है। हम बराबर अपने लेक्चर में कहते हैं कि मार्गदर्शन दे। मार्गदर्शन क्या दे? अगर आप कोई बताते हैं कि हमको पटना जाना है, पटना जाने का मार्ग कैसे है, हमको दिल्ली जाना है तो उसका जाने का मार्ग क्या है, तो आप अपना उद्देश्य तो नहीं बताए, एक नोटिस भेजे हैं और नोटिस में मार्गदर्शन मांगे हैं, तो वो भी नोटिस को करेंट है नहीं। ये 1918 का है, ये डिस्पोजल मैटर है और इसमें किस संबंध का नोटिस है, इसके लिए इसके मजमून से ही पता चलता है किस बात का नोटिस है। और इसका अभी कोई इससे संबंधित कोई मामला भी आया है या कोई कनेक्टेड इसका कोई आवश्यकता पड़ गया है किसी बात के लिए, किस संदर्भ में इसका क्या परिप्रेक्ष्य है, ये आप बताते तो उसके बारे में मार्गदर्शन दे सकते थे। सिर्फ नोटिस पढ़ के तो ही बता सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, इसमें नोटिस लिखा हुआ है। हालांकि इसको फेंट कॉपी है, पढ़ने में हमको दिक्कत हो रही है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का। नोटिस मुजीब दफ़ा 18 आइन रजिस्ट्री एराजी एक्ट 7 सन 1870 ईस्वी, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1870 के सेक्शन 18 के अंदर नोटिस है। चूँकि मोहम्मद तन्नान झाइन नाम है किसी का, चूँकि मसूमात संजन ओझाइन, मादर वो वली भागनारायण झा, भागनारायण झा की कोई माँ थी, वो रामनंदन झा, साकिन सुमाधपुर रघुनाथपुर जिला परगना सरेसा ने दरखास्त वास्ते रजिस्ट्री नाम हटाने के तारीख जायदाद अंदर महाल रघुनाथपुर बेला देवोदार परगना सरैया, जिसका नंबर 3932 मौजा रजिस्ट्री कलेक्ट्री जिला दरभंगा के मुंदर है, दाखिल किया है। इस कोर्ट के नोटिस दी जाती है कि सब आदमी जिनका उजूरी है कि उनका नाम हटाने के लिए दिया था, नाम काटने के लिए दिया था, उसमें ऑब्जेक्शन की मांग किया गया था। तो उस समय जिनका जो जरूरत होगा, जिनके ज़मीन से संबंधित होगा, उसका ऑब्जेक्शन देंगे। अब आपका इसका तो आज के तारीख में इसका कोई महत्व ही नहीं है और इससे कोई आपको मतलब नहीं है। आप क्यों इस नोटिस को दे करके क्या पूछना चाहते हैं, क्यों नोटिस दिया है, कहाँ से मिला आपको, कैसे मिला और इसका क्या प्रयोजन है, ये सब कुछ आगे और बताइएगा, तब हम उसका विस्तृत जवाब देंगे। नहीं तो आप दरभंगा में किसी वकील से मिलिए और जा कर के उसके बारे में पूछिए, वो आपको बता देंगे। और दूसरा आपने लिखा है कि पटना हाईकोर्ट का केस नंबर सिविल रिवीजन केस नंबर 15 1978 का है। इस केस का नकल किस चीज़ का नकल लेना चाहते हैं?
केस में तो बहुत सा चीज़ होता है, एक मेन पिटीशन हुआ, एक ऑर्डर शीट हुआ। तो ऑर्डर शीट का हो सकता है कि नकल मिल जाए, उसके लिए आपको हाई कोर्ट में किसी वकील या किसी वकील के मुंशी को पकड़ना होगा और चिरकुट फाइल करना होगा, तब नकल बाज़ाब्ता मिलेगा, ऑर्डर शीट का मिलेगा। पिटीशन का अगर आप चाहते हैं, सिविल डिवीजन पिटीशन का जो केस फाइल हुआ, हो सकता है वो पिटीशन का नहीं मिले, चूँकि पुराना मैटर है, इतना पुराना मैटर हो सकता है कि जल गया होगा, इसलिए ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं। चिरकुट देने के बाद पता चलेगा, अगर चिरकुट में दोनों की मांग कीजिएगा तो रिपोर्ट आ जाएगा कि जला हुआ है, तब नहीं मिलेगा। और अगर अवेलेबल है तो ऑर्डर शीट, इसमें क्या ऑर्डर हुआ ये आपको पता चल जाएगा, इसका नकल आपको मिल सकता है। तो ये आपका जवाब हो गया अमित कुमार जी, आपका प्रश्न का जवाब हो गया। इसके अलावा शायद और आप कुछ और भेजे हैं, वो जो भेजे हैं वो पढ़ने लायक है ही नहीं है। और ये जो है नोटिस है, और अच्छा वो जो आप एक उसी नोटिस का एक और है फोटोकॉपी छपा हुआ नोटिस का, उसी तरह का ही नोटिस है, बंगाल लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ही नोटिस है, सेक्शन 48 का नोटिस है। तो उसका भी अभी कोई इससे महत्व नहीं है और इसका भी कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है किस संदर्भ में ये नोटिस गया था, अब किस संदर्भ में आपने पूछा है, इसलिए इसका भी जवाब देना मुश्किल है। और इसके लिए आप अपने वकील से वहाँ मिलिए, और अगर आप और विस्तृत जानकारी देंगे तो फिर अगले वीडियो में हम आपका जवाब देंगे, आप जानकारी दीजिए। उसके बाद का प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है सुरेंद्र जी एडवोकेट त्रिवेदीगंज, इनका प्रश्न है कि रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्री नहीं रोकता है, इसका क्या प्रावधान है, कहाँ प्रावधान है। और दूसरा इनका प्रश्न है, दो प्रश्न इन्होंने किया है। तो पहला प्रश्न हम नोट किए हुए थे इनका, तो उससे हमको समझ में आता है कि सुरेंद्र जी जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई सेल डीड या कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करता है रजिस्ट्रार के यहाँ, तो रजिस्ट्रार रोक उस पर क्यों नहीं लगाता है, यही इनका प्रश्न है। यानी कि अगर राम है जो श्याम को कोई जमीन बेचने जा रहा है और आप मोहन हैं, अब मोहन चाहता है कि वो रजिस्ट्री पर रोक लग जाए, यही कहने का तात्पर्य है। तो तीसरा आदमी जो है थर्ड पार्टी के आवेदन पर रजिस्ट्रार रजिस्ट्री नहीं रोकता है, आपका कहने का मतलब यही है। ये सही है, जनरली नहीं रोकता है। कारण क्या है, इसका नहीं रोकने का कोई निगेटिव प्रावधान नहीं होता है। कोई भी पदाधिकारी अधिकारी जो काम करता है उसको वो अधिकार किसी न किसी अधिनियम एक्ट या नियमावली के तहत मिला हुआ है, उसी के अंतर्गत वो काम करता है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर और रजिस्ट्रेशन रूल्स के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ऑफिस का जो रजिस्ट्रार होता है वो काम करता है। अगर कोई रजिस्ट्री को रोकने का प्रावधान होता किसी भी एक्ट में, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में या उसके रूल्स में रजिस्ट्री रोकने का प्रावधान बना होता तब न रजिस्ट्रार रोकता। तो एक्ट और रूल्स में कोई प्रावधान है ही नहीं, इसलिए अगर कोई भी ग्राउंड पर आप चाहिएगा कि रजिस्ट्रार रजिस्ट्री रोक दे तो नहीं रुकेगा। किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को ये अधिकार नहीं है कि आवेदन दे। आप किस आधार पर, किस धारा पर ये आवेदन दीजिएगा, आपको कोई भी आवेदन किसी कोर्ट में देने के लिए कोई न कोई कानून है, उसके धारा के अंतर्गत वो आवेदन दिया जाता। तो धारा है ही नहीं और फिर रजिस्ट्रार रोकेगा, अपना पावर इस्तेमाल करेगा, तो रजिस्ट्रार को भी पावर दिया गया होता, तो वो पावर है ही नहीं रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार रोकेगा कैसे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति देता भी है तो रजिस्ट्रार या तो उसको फाड़ के फेंक देगा या उसको फाइल में लगा देगा, वो अपना पेंडिंग में पड़ा रहेगा, उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। हाँ, अगर हो सकता है किसी कारणवश रजिस्ट्रार अगर इन्फ्लुएंस में है या किसी कारण से अज्ञानता बस वो किसी रजिस्ट्री को कुछ दिन के लिए रोक दे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकता है, 2-4-10 दिन के लिए। ऐसा अगर कोई आवेदन देता है कि इस ज़मीन पर हमने कोई कोर्ट में केस किया है और कोर्ट में हमारा इंजंक्शन का पिटीशन पेंडिंग है, 10 दिन 5 दिन के अंदर आदेश आने वाला है, कम से कम आप 10 दिन के लिए रोक दीजिए, तो हो सकता है वो अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करके कोर्ट के आदेश की प्रत्याशा में रोक सकता है। तो वो भी हालांकि उसको रोकने का अधिकार नहीं है, लेकिन चाहे तो रोक सकता है। अगर रोक देगा तो आप क्या कीजिएगा, फिर उसके आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज कीजिएगा या सिविल कोर्ट में चैलेंज कीजिएगा, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक आप पूछ रहे हैं वकील के हैसियत से, अब वकील के हैसियत से जवाब जो पूछ रहे हैं वो जवाब हम वकील के हैसियत से दे रहे हैं कि देयर इज नो प्रोविजन इन रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन रूल
to stop registration of any document which is produced before the सब रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है कि खाता नंबर प्लॉट नंबर अगर गलती हो गया तो बाउंड्री ही प्रिवेल करता है और बाउंड्री की ही मान्यता है, इसका रूल क्या है? ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ना ऐसा कोई रूल है। रूल जो पूछते हैं आप एज ए वकील, तो रूल किसी एक्ट के तहत बनता है। हर एक्ट में एक प्रावधान रहता है कि सरकार को इस एक्ट के तहत रूल बनाने का अधिकार है और सरकार रूल बना सकती है। रूल कैसे बनता है? जैसे एक्ट बनता है वैसे रूल बनता है। तो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर है, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में अगर दिया हुआ है, रूल मेकिंग पावर दिया हुआ है, तो उस एक्ट में जिस पदाधिकारी या अधिकारी को जो अधिकार दिया जाता है फंक्शन करने का, वो अधिकार का पालन वो कैसे करेगा, अनुपालन कैसे करेगा, उसके लिए रूल बनता है। जैसे समझाने के लिए आपको बताना है, सीपीसी है। सीपीसी में जो सेक्शन है उसमें कोर्ट को पावर दिया हुआ है, जैसे कि कमिश्नर इशू करना है 94 सेक्शन है, और ऑर्डर 39 रूल 7 है या ऑर्डर 26 है। तो ये सेक्शन में पावर दिया हुआ है कोर्ट को, कमिश्नर बहाल करने का पावर है, लेकिन वो पावर कैसे एक्सरसाइज करेगा उसके लिए रूल बना हुआ है, और ऑर्डर और रूल बना हुआ है। और ऑर्डर और रूल है, वो रूल है, उसमें उसका पावर को कैसे एक्सरसाइज करेगा। इंजंक्शन का जैसे है पावर, तो उसके लिए ऑर्डर 39 में रूल बना हुआ है 1 2 3 4, इंजंक्शन का पावर कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो उसी तरह से कोई एक्ट नहीं है जिसमें लिखा हुआ हो कि बाउंड्री प्रिवेल करेगा। जब कोई एक्ट में नहीं है प्रावधान, तो रूल भी नहीं बना हुआ। लेकिन इसके अलावे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या प्रिवी काउंसिल का जो जजमेंट आता है, वो जजमेंट भी रूल ऑफ दी लैंड बन जाता है, वो भी एक कानून बन जाता है, लैंड बन जाता है। उसको बोलते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के द्वारा भी लॉ डिसाइड हो जाता है। तो ऐसा जजमेंट आपको मिलेगा। आपको अगर बहुत आवश्यकता है तो आप पढ़ लीजिएगा, कुछ जजमेंट हम आपको लिखा देते हैं, और बहुत सारा जजमेंट है, अलग अलग हाई कोर्ट का भी मिलेगा और बहुत पुराना जजमेंट भी मिलेगा, और नया जजमेंट खोजने पर मिल सकता है। हमारे पास कुछ पुराना जजमेंट नोट है जो हम अपने नोट से आपको लिखाते हैं। सबसे पुराना जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है 1913 का। 1913 का जो जजमेंट है उसका रेफरेंस है 18 कलकत्ता लॉ जर्नल पेज 541। 1913 साल है और 18 CLJ कलकत्ता लॉ जर्नल 541। ये जर्नल हो सकता है आपके यहाँ अवेलेबल नहीं हो, वकालत खाना में कहीं कहीं पुराना जो वकालत खाना है वहाँ पर हो सकता है अवेलेबल हो डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ मिलेगा। अगर उसमें नहीं मिला तो दूसरा जजमेंट आपको देते हैं सुप्रीम कोर्ट का। वो जजमेंट है, रिपोर्टेड है 1962 BLJR 273 पेज सुप्रीम कोर्ट। 1962 बिहार लॉ जर्नल रिपोर्ट पेज नंबर 273 सुप्रीम कोर्ट सेक्शन। ये 1962 BLJR के पेज नंबर 273 पर ये रूलिंग है, जिसमें ये पता चलेगा पढ़ने से आपको कि खाता नंबर अगर गलत है, प्लॉट नंबर गलत है और बाउंड्री सही है तो बाउंड्री की ही मान्यता होगी, या अगर कन्फ्लिक्ट है, दोनों में गड़बड़ी है, तो बाउंड्री ही प्रिवेल करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आपको मिलेगा AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 1879। AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1879। ये तीनों जजमेंट पढ़िएगा सुरेंद्र जी, तो आपको क्लियर होगा। अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है या अगर कोई ऐसा केस में आपको प्रॉब्लम है, तो तीनों में से कोई एक केस लॉ पढ़ करके साइट कीजिएगा, तो आपके पक्ष में वो मामला जाएगा, आप उस केस में जीत सकते हैं। अगर यही पॉइंट है इसी में, और इसी के आधार पर अगर रिजल्ट निर्भर करता है। ऐसे जानकारी के लिए भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद का प्रश्न है, छोटा प्रश्न है। अब एक और छोटा प्रश्न लेंगे क्योंकि समय काफी हो गया, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये सुरेश शर्मा जी का एक प्रश्न है। सुरेश शर्मा जी बराबर प्रश्न करते रहते हैं। ये प्रश्न इनका 17/11/2024 को आया था। उन्होंने लिखा था, सेक्शन 459 ऑफ सिविल कोर्ट रूल्स सेक्शन स्मॉल a ब्रैकेट रोमन में 12 स्टिपुलेट्स ऑर्डर 39 रूल 2 स्मॉल a क्लाउज 3
and 4, but no such clause is in the above rule, then what to be understood? इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया था, तो इसका अभिप्राय ये है, शर्मा जी का कहना है कि सेक्शन 459 ऑफ सिविल कोर्ट रूल, सबसे पहले शर्मा जी आपने सेक्शन जो लिखा है गलत लिखा है। हम कई बार लेक्चर में बोल भी चुके हैं और बहुत लोग जानते भी हैं, और आप भी जानते होंगे, आप मिस कर गए। सिविल कोर्ट रूल्स है, वो रूल है, उसमें सेक्शन नहीं है, रूल कोट करना चाहिए। रूल सेक्शन 459 के बजाय रूल 459 कोट करना चाहिए, क्योंकि वो रूल है, रूल में सेक्शन नहीं होता है, सेक्शन होता है एक्ट में, या कोड में सेक्शन होता है, एक्ट में होता है, जिसको स्टैट्यूट बोलते हैं, उसमें होता है। तो रूल 459 किस बात के लिए रूल बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि सीपीसी के अंतर्गत या बहुत सारे एक्ट है जिसके अंतर्गत कुछ न कुछ प्रोसीडिंग्स होते रहते हैं, तो कौन सा प्रोसीडिंग मिसलेनियस केस में दर्ज होगा या उसका किस तरह से दर्ज होगा, इसका लिए प्रावधान बनाया गया था। तो कुछ तो प्रोसीडिंग सीपीसी के हैं और कुछ अलग अलग स्पेशल एक्ट के अंतर्गत है, तो उस सब का कलेक्शन एक जगह रूल 459 में 1 2 3 4 5 करके रोमन में बनाया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह का पिटीशन फाइल होगा तो मिसलेनियस केस में दर्ज होगा। जैसे कि ऑर्डर 9 में अगर कोई रिस्टोरेशन का पिटीशन फाइल होता है ऑर्डर 9 रूल 4 में, या ऑर्डर 9 रूल 9 में रिस्टोरेशन होता है, या ऑर्डर 9 रूल 13 में सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिग्री का पिटीशन फाइल होता है। और अगर कोई नीलाम को सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 21 रूल 90 में कोई पिटीशन फाइल होता है कि नीलाम को सेट असाइड कर दिया जाए। और उसी तरह से अगर कोई अटैचमेंट को सेट असाइड करने के लिए 21 रूल 58 में कोई फाइल होता है। कोई एक्सक्यूशन को रोकने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन करना चाहता है, 21 रूल 97 98 99 में पिटीशन फाइल होता है। ऐसा बहुत सारा पिटीशन है सीपीसी के अंतर्गत जो फाइल होता है, तो वो पिटीशन जो होगा सूट में फाइल होगा, लेकिन वो मिसलेनियस केस के फॉर्म में फाइल होगा, या एक्सक्यूशन में फाइल होगा तब मिसलेनियस केस के फॉर्म में फाइल होगा, क्योंकि रूल कहता है कि दैट विल बी रजिस्टर्ड सेपरेटली एज ए मिसलेनियस केस। तो वो सब जो अगर हमको पता नहीं है कि कौन सा पिटीशन देंगे तो उसको मिसलेनियस केस के फॉर्म में देना है। अगर हमको ये बात नहीं मालूम है तो सीधे हम जो सूट मेरा डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया है तो उसी सूट में हम पिटीशन फाइल कर देंगे, सूट नंबर दे के पिटीशन फाइल कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि सूट तो अब जिंदा है नहीं, वो सूट मुर्दा हो गया, डिसमिस हो गया, तो मुर्दा सूट में हम वो पिटीशन दे नहीं सकते हैं। जैसे कोई मुर्दा को डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता, डेक्सोना भी देगा और कितनों देगा, कोरामीन देगा और पानी चढ़ाएगा, कुछ करेगा, सीपीआर देगा, कुछ नहीं, वेंटिलेटर पर, तब मुर्दा तो जिंदा हो नहीं सकता। उसी तरह से कोई भी केस जो सूट है डिसमिस हो गया या एक्सपार्टी डिग्री हो गया तो भी समाप्त हो गया, अब केस है नहीं। तो अब उसको रिस्टोर करने के लिए, जिंदा करने के लिए अगर हम कोई पिटीशन देंगे तो उसको अलग से केस बनाना पड़ेगा, तो केस के फॉर्म में देना पड़ेगा, तो फॉर्म होगा मिसलेनियस केस का। और ये प्रेस्क्राइब कहाँ करता है? रूल 459। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जो पिटीशन देने जा रहे हैं सीपीसी के अमुक धारा में देने जा रहे हैं, या कोई स्पेशल एक्ट के अंदर, उसमें एक्ट का सबका लिस्ट दिया हुआ है, हम एक पिटीशन देने जा रहे हैं, तो वो मिसलेनियस केस में होगा कि नहीं होगा। अगर रूल 459 से कवर्ड है तो मिसलेनियस केस के फॉर्म में फाइल करना होगा, तब वो एडमिट होगा, फिर उसके आगे कार्रवाई होगी और बहस होगा, जो भी होगा तब एलाउ होगा या डिसमिस होगा। तो इस बात के लिए आपका लिखना सेक्शन गलत है, उतना ही हम अमेंड करते हैं उसको, रूल 459। अब आपके सामने जो प्रॉब्लम है, वो आपका कन्फ्यूजन है, वो हम दूर कर देते हैं। तो शर्मा जी का कहना है कि रूल 459 जो सिविल कोर्ट रूल्स है उसमें जिक्र आया है कि ऑर्डर 39 रूल 2A क्लाउज 3 एंड 4 में ये अप्लाई करेगा। यानी कि अगर ऑर्डर 39 रूल 2A क्लाउज 3 एंड 4 का कोई पिटीशन रहेगा तो वो मिसलेनियस केस के रूप में दर्ज होगा। लेकिन जब वो सीपीसी देखते हैं तो सीपीसी में उनको रूल 2 स्मॉल a और क्लाउज 3 और 4 नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने हमसे प्रश्न किया है, बट नो सच क्लाउज इन दी अबव रूल, देन व्हाट टू बी अंडरस्टूड। तो हमको क्या समझना चाहिए? ठीक है, ये आपका शंका बहुत सही है शर्मा जी, आपने ये
अच्छा प्रश्न किया, हालांकि अभी तक इस पर कोई अधिवक्ता ने हमारा ध्यान आकर्षित नहीं किया है और न किसी जुडिशियल अफसर ने कभी इस पर ध्यान आकर्षित किया और न कभी पूछा। क्योंकि आप इसको माइन्यूटली पढ़ते हैं या माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो आपने इसको एनामोली कह सकते हैं। अभी जो रूल 459 है उसमें जो लिखा हुआ है 2A क्लाउज 3 एंड 4 वो सीपीसी में एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी जो सीपीसी आपके सामने है ये बात सही एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कारण क्या है ये हम आपको बताते हैं, समझिएगा। सीपीसी का जो अमेंडमेंट 1999 में हुआ जो 2002 से लागू है वही सीपीसी आप देख रहे हैं। उस सीपीसी में ये 2A और 3 एंड 4 है ही नहीं, ये कहना आपका सही है। इस सीपीसी में रूल 2 कैपिटल A है और इसी के जगह पर रूल 2 कैपिटल A आ गया है। कारण क्या है कि ये जो 2 स्मॉल a 3 एंड 4 क्लाउज जो था ऑर्डर 39 का, ये 76 के अमेंडमेंट के पहले था। 76 का अमेंडमेंट जो सीपीसी में हुआ था वो 1 जुलाई 1977 से लागू होता है। तो आपका 76 के अमेंडमेंट के पहले का अगर एडिशन सीपीसी देखेंगे तो उसमें रूल 2A क्लाउज 3 एंड 4 सब मिलेगा ऑर्डर 39 में। अगर ओल्ड एडिशन मिलता है कहीं तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो आप यही समझिए कि वो रिप्लेस होकर के 2 कैपिटल A अभी हो गया है, इसलिए अब घबराने की कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब अभी जो रूल एग्जिस्ट कर रहा है उसमें ऑर्डर 39 रूल 2 कैपिटल A का जो पिटिशन पड़ेगा वो पिटिशन भी मिसलिनियस केस में ही रजिस्टर्ड होगा और मिसलिनियस केस के फॉर्म में ही फाइल होगा, इसलिए कि रूल 459 से वो कवर्ड है। तो अगर वो 2A वहाँ पर नहीं दिया हुआ है, उसके बदले में ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है, तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के सिद्धांत से कॉरस्पॉन्डिंग न्यू प्रोविजन को पढ़ करके समझ लेना चाहिए था। और ये गलती है सिविल कोर्ट रूल्स बनाने वाले की, या जो आप सिविल कोर्ट रूल्स का एडिशन जो आप देख रहे हैं वो एडिशन हो सकता है आपका प्रिंट 76 के पहले का हो। तो अगर 76 के बाद लेटेस्ट का प्रिंट आपका सिविल कोर्ट रूल्स का है, लेटेस्ट है और वो अमेंडेड अप टू डेट है, तो हो सकता है कि अमेंडमेंट करने में ये जो है अधिकारी जो इसके थे करने वाले अमेंडमेंट, उनके नोटिस में ये अमेंडमेंट नहीं आया और गलती से छूट गया। तो दो में से एक है, या फिर अगर चाहते हैं तो खुद आप इसको एग्जामिन कर लीजिए। दो अवस्था है। पहली अवस्था ये है कि या तो ये अब एडिशन जो है, जो रूल 459 सिविल कोड रूल्स आपने देखा है वो पुराना एडिशन होगा, पुराना एडिशन होगा, यानी कि 76 के पहले का वो भी होगा, तब ठीक। अगर 76 के बाद का एडिशन है तो ये अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, तो उसको आपको रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अपने मन से ये मान के चलना होगा कि पुराना के जगह पर अब जो रिप्लेस हो गया है 2A अप्लाई करेगा। तब उसको पढ़ना है कि ये 2A है। 459 रिलेट्स टू ऑर्डर 39 रूल 2 कैपिटल A जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तब कहीं कोई एनामोली नहीं रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद इनका एक और प्रश्न है और उसमें लगातार प्रश्न पर प्रश्न है, तो ये अब अगले लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, समय अभाव है, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।